जाए तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसके बाद वो और अधिक छोटे नहीं होते, और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, परमाणु या एटम कहा जाएगा। और महर्षि कणाद ने उनको क्या नाम दिया था, कण नाम दिया था। अब अगर रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को विभाजित किया जाए, उनके रासायनिक प्रकृति या पदार्थ के गुणों के आधार पर अगर विभाजित किया जाए पदार्थ को, तो पदार्थ को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थों को विभाजित किया जाए तो उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, और वो दो भाग कौन से हैं, तो पहला तो आ जाता है शुद्ध पदार्थ। एक तो पदार्थ है वो पूरी तरह से क्या हो, शुद्ध हो, और दूसरा क्या आ सकता है, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है, मिश्रण। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो है शुद्ध पदार्थ और दूसरा कौन सा होगा, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। अगर शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तब तो उन्हें क्या कहा जाता है, तब उन्हें कहा जाता है तत्व या फिर एलिमेंट। और अगर दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में मिल जाए और वो भी निश्चित अनुपात में, फिक्स रेशियो में मिल जाए, तब जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है या फिर कंपाउंड कहा जाता है। मिश्रण है वो भी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अगर लूण है, नमक है, उसको पानी में मिक्स कर दिया, फिर तो पानी लूण अलग अलग दिखी, और रेत अगर पानी में मिक्स कर दी तो अलग अलग दिखी। तो एक ऐसा मिश्रण जिसमें मिले हुए जितने भी तत्व है या फिर पदार्थ है वो अलग अलग पहचान में नहीं आए, तब उस मिश्रण को कहा जाता है समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। और अगर आप उनको अलग अलग पहचान पाते हो कि वो पानी है ना, ऐसा अब रेत है, तो उसको क्या कहा जाता है, विषमांगी कहा जाता है। तो मिश्रण है वो दो प्रकार का हो गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ है वो दो प्रकार के हो गए, कौन से, तत्व और यौगिक। तत्वों को भी आगे कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। तत्व है उसमें आ जाता है धातु, धातु तत्व है। दूसरे कौन से आ जाते हैं, अधातु। और तीसरे आ जाते हैं वो है उप धातु। धातु और अधातु तीनों के जो दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के हो गए, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम आगे दो भागों में और विभाजित करते हैं, तत्व और यौगिक। और तत्व में क्या आ जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। और मिश्रण है वो कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। अब मेनली हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है तत्व या फिर इसको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, एलिमेंट कहा जाएगा। तत्व कहते किसे हैं, तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हो, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई भी पदार्थ ले, लोहा ले ले, लोहे का एक टुकड़ा ले ले, इतना बड़ा है लोहे का आपने टुकड़ा ले लिया है, तो इस लोहे के टुकड़े में यहां से लेकर यहां तक, यानी कि पूरे के पूरे इस टुकड़े में जो परमाणु पाए जाएंगे वो सारे एक जैसे ही होंगे। सभी परमाणुओं का जो परमाणु क्रमांक है वो भी क्या होगा, सेम होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, सेम, समान होगा। अब समान क्यों होगा, क्योंकि एक ही तरह के परमाणु है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान। सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या है वो समान होगी। क्यों समान होगी, क्योंकि एक ही तरह के परमाणु है, तो द्रव्यमान संख्या भी उनमें क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। परमाणु क्रमांक समान हो जाएंगे, उनके रासायनिक गुण भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ है उनको क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक क्या है, तत्व है। जैसे नाइट्रोजन, जैसे हाइड्रोजन, या फिर जैसे हम कह सकते हैं लोहा, लोहा भी क्या है, तत्व है। लोहा की तरह सोना, एल्यूमिनियम, हाँ चांदी भी है, एल्यूमिनियम,
तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम है लेवासिए, लेवाजियर भी कहा जाता है और लेवासिए भी कहा जाता है, लेवासिए या फिर इसको क्या नाम दिया जाता है, लेवाजियर। इसको कहा जाता है रसायन विज्ञान का पिता, रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसने कहा था कि तत्व क्या है, तो तत्व एक मूल पदार्थ है। तत्व क्या है, पदार्थ का मूल रूप है, ओरिजिनल रूप है, जिसको किसी भी तरह से यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, और रिएक्शन को हिंदी में लिखते हैं तो प्रतिक्रिया भी लिख देते हैं और अभिक्रिया लिखते हैं। वाकई में अभिक्रिया लिखना चाहिए साइंस में, कभी कभार उसको क्या लिख दिया जाता है, प्रतिक्रिया। तो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उसको क्या नहीं किया जा सकता, और छोटे पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, और छोटे पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तत्व। यानी कि अगर लोहा है तो इस लोहे को और अधिक छोटे पदार्थ में विभाजित नहीं किया जाएगा। छोटा पदार्थ में अगर विभाजित, भाई इतना मोटा टुकड़ा है, तोड़ छोटो कर दी तो भी कह रही लोहा ही रही, यानी कि कोई दूसरो पदार्थ बड़े कौन, तो लोहा है उसको और अधिक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा छोटे रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था, लेवासियन। लेवासियन ने कहा था कि तत्व है वो किसी भी पदार्थ का क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है, मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम छोटे पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तत्व शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, भाई तत्व शब्द किन दिनों, भाई तत्व के बारे में बात तो गण जन कर देनी, लेकिन और पंडित को कॉम कण किया तत्व शब्द है वो किसने दिया था, तो वो दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट है, वो दिनों 1661 में 1661 ईस्वी में तत्व शब्द को पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, तो हेडिंग डालो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो कल हमने क्लास में पढ़ा था उसको हम लिखेंगे नहीं, वो सिर्फ समझने के लिए लिखा। तो तत्व, यौगिक व मिश्रण, और इसमें पहली लाइन लिखी है तत्व, यौगिक और मिश्रण, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसमें पहला लिखिए रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में, पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिसमें ये लिख दीजिए पदार्थ, पदार्थ में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा, तत्व और यौगिक, तत्व में धातु, अधातु और उपधातु, और मिश्रण में क्या आ जाएगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। लिख दिया।
तो अब हेडिंग डालिए नई, तत्व या एलिमेंट। तत्व या एलिमेंट। तत्व या एलिमेंट। तो इसमें लिखिए तत्व या एलिमेंट। हाँ, तत्व नहीं है, तत्व है। संकल्प है, आप पढ़िया करो संकल्प। संकल्प क्लासेज है तो संकल्प क्लासेज, संकल्प लिया नहीं है, संकल्प लिया है। तो लिखो इस तत्व में एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। लोहा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। लोहा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। अगला बिंदु लिखिए, अगला पॉइंट। लेवासिए के अनुसार, लेवासिए के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। लेवासिए के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला बिंदु लिखिए। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया था। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने 1661 ईस्वी में किया था। 1661 ईस्वी में किया था। अच्छा, अब अगर आपको तत्वों की विशेषता पूछ ले कि तत्वों की क्या विशेषता होती है, तो अभी जो हमने परिभाषा लिखी है वो एक तरह से तत्वों की क्या है, विशेषताएं ही है।
तत्वों की विशेषताएं। देखो पहला विशेषता है कि तत्व है वो क्या है, तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, इसमें जो पाए जाने वाले परमाणु होते हैं उन परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? संख्या समान होती है। और परमाणु क्रमांक है वो इनको क्या प्रदान करते हैं, तो वो इनकी रासायनिक पहचान प्रदान करते हैं। रासायनिक पहचान है वो देते हैं। यानी परमाणु क्रमांक से ही तो पता चलता है कि राशन कार्ड नंबर क्या है। परिवार की पहचान है तो पहचान क्यों है? राशन कार्ड नंबर हो है, और राशन कार्ड नंबर है तो राशन कार्ड नंबर क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक उसको क्या प्रदान करते हैं? रासायनिक पहचान प्रदान करते हैं। और तीसरा है कि इन तत्वों को क्या नहीं किया जा सकता? तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये इनकी क्या हो जाएगी? विशेषताएं हो जाएगी। लिख दीजिए विशेषताएं। तत्वों की विशेषताएं, हेडिंग डालिए तत्वों की विशेषताएं। तो तत्वों की विशेषता में पहली लिखी है, तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। दूसरा लिखिए, तत्वों के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है जिससे तत्व की रासायनिक पहचान निर्धारित होती है। जिससे तत्व की रासायनिक पहचान निर्धारित होती है। जिससे तत्व की रासायनिक पहचान निर्धारित होती है। पहचान निर्धारित होती। तब पहचान में च आया करे। अपने थोड़ी गड़बड़ घनी है। पहचान है इनके लिख दिया करे पहचान, क्योंकि च ने के लिख दिया करे स, और स ने के बोल दिया करे च। एक गड़बड़ हो तो एक माडबूरो बरवाड़ो गाँव है एक, ठीक है। तो 2013-14 में मैं भी कंपनी में लागू उतर बेच जाता पढ़ाण हारू, और पढ़ाण हारू गाँव में जाता जन बे कहता कि चर आया। हाँ, सर नहीं आया, चर आया। कहना तो बेचारा के हो तो सर, हम सर की जगह के बोल देता चर, क्योंकि स को उच्चारण के करता च करता कि चर आया। मैं भी कहता भाई चरन तो घना ही आया। और मछली है तो मछली ने कहता मिचली जल की रानी है, मिचली जल की रानी, और मछली की जगह मिचली बन गई। तो एड के उच्चारण संबंधी त्रुटियां शुरुआत में पड़ गई तो हेठ तक लास्ट तक रहा करे, और लिखण में भी आ जाया करे। अब चम्मच ने समस लिख दिया करे, समस। तो कई गाड़ियों लारे देख लियो, गाड़ियों लारे लिखड़ो है करे चमचों की जलन की जगह समसों की जलन। हम समसों की जलन कहता कहीं हो, समोसों की जलन हो तो फिर भी मान लो, लेकिन समसों की जलन है। आगे लिखो, तत्वों के सभी परमाणुओं का
द्रव्यमान संख्या, सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या, सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। द्रव्यमान संख्या व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। और लास्ट लिखिए, चौथा लिखिए, तत्वों को और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखो गड़बड़ के ताई के तत्व है, जैसे एक तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, अंग्रेजी में थोड़ा यूं लिखा करें, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी के है एक तत्व है। ऑक्सीजन ने आपको क्या करो, प्राणवायु कहा, क्या करो, प्राणवायु है जो कि श्वसन में ग्रहण की जाती है। हम क्या तो आप क्या करो कि हाँ लिया करो, खाई लिया करो ऑक्सीजन, और कौन सी छोड़िया करो, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लिया करो, पूरा को पूरा वायु को मिश्रण है वो पूरा लिया करो। यानी कि नाइट्रोजन भी होया करे, अभी ऑक्सीजन होया करे, कार्बन डाइऑक्साइड होया करे। तो वायु का जो संगठन होता है, संगठन होता है, वो पूरा का पूरा हम ले लेते हैं, और उसमें से फिर अपने शरीर के अंदर कौन जाती है, तो वो जाती है ऑक्सीजन, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है फेफड़ों के अंदर। और फिर जब हम वापस छोड़ते हैं तो वापस छोड़ते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होती है, थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बाकी जो गैसें होती है वो भी छोड़ी जाती हैं। लेकिन अब हम हमारे काम की चीज़ के हिसाब से बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कई कई लिखा करें ना आपके स्टेटस माते, या फिर बायो में लिखुड़ होया करे, फेसबुक या व्हाट्सएप के बायो माते कि दे कांट लिव विदाउट लव, वो प्यार के बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन मेरी साइंस सड़क क्या करो, ऑक्सीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑक्सीजन भी ज़्यादा के है जरूरी है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो आदमी है वो मरणो राम नाम सत्य होना तय है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर लोहा है। अब लोहा को तो लोहा हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, आयरन कहा जाता है। सोना है, चांदी है। तो साइंस वाला थोड़ा होया करे आड़ू आड़ू है कि यार इतना मोटा मोटा नौ कौन लिखे, घड़ी घड़ी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखना, इतो मोटो कौन लिखे ऑक्सीजन। तो के क्यों न कई तरीकों निकला हो, जाके उन लोगों ने ठा पड़ जाएगा के लिखुड़ो है, ऑक्सीजन लिखुड़ो है। भाई साइंस में वो चीज लिखुड़ी हुई तो ठा पड़ जाएगा के लिखुड़ो है, ऑक्सीजन लिखुड़ा। कुछ ऐसा तरीका निकाले जिससे लोगों को पता चल जाए और हमें इतना बड़े बड़े नाम भी लिखने नहीं पड़े। तो सबसे पहले कौन था, तो सबसे पहले जागा था ये डाल्टन। वो डाल्टन वही जो जिसने परमाणु की क्या की थी, खोज की थी। उसने क्या किया, इनके एक संकेत बना दिए। क्या बना दिए, संकेत या फिर चिन्ह बना दिए। संकेत या फिर इनको क्या कहा जाएगा, हाँ ये बना दिए उन्होंने। और बना दिया और बना के कहा कि देखो ये संकेत कहीं पर आया तो इसका मतलब है कि भाई ये फलाना पदार्थ है। किसने बनाया था, जॉन डाल्टन। जैसे अपने बार बार लिखुड़ होया करे कि यहाँ हॉर्न देना मना है, हम हिंदी में लिखना पड़ी, बस अंग्रेजी में भी लिखना पड़ी, डू नॉट ब्लो हॉर्न। और फिर अगर कहीं ने हिंदी भी नहीं आवे, अंग्रेजी भी नहीं आवे, असम को भी लियो तो असमी में बड़ा लिखना पड़ी, तो गड़बड़ है डेरो। तो कह के क्यों ना एक एडो चित्र बना दो जके हंगो नहीं ठा पड़ जाए कि ओके है हॉर्न देनो मना है। तो बे के किया करे, एक हॉर्न को एडो यूं साइन बना दिया करे, यूं साइन बना दिया करे, और बिंग मत यूं मोटो सो के लगा दिया करे क्रॉस। या फिर एक पिंपाड़ी बना दिया करे, पिंपाड़ी मत के लगा दिया करे, क्रॉस लगा दिया करे। तो हैंगो नहीं ठा है कि मतलब के है हॉर्न देनो मना है। या फिर किति किति थे संकेत देखा करो जना ये इयो बेड़ाउड होया करे, तीर बिड़ा पर इंग मत यूं क्रॉस लगाउड होया करे, इंग मतलब के होया करे यू टर्न लेनो मना है, यू टर्न लेनो के है मना है। या फिर हड्डियों राख पर इन बिंग दौड़ा यूं बना दिया करे,
तो खतरे को साइन होया करे, तो है को नहीं ठाया ओके है खतरे को साइन लिखनो तो है को नहीं कि सावधान यहाँ खतरा है, सावधान आगे खतरा है, तो एडो लिखने की जरूरत कौन पड़े। तो यो ही देखियो डॉल्टन ने कहो कि बार बार लिखने की जगह आप कई लगा दो, संकेत लगा दो, चिन्ह लगा दो, पर डॉल्टन के बनाता चित्र बनाता, और चित्र बनाने में बड़ा टाइम लाग दो, और ए संकेत लिखा क्यों, हाँ आप ओके लिखा तो ये हारू लिखना चाहे हाँ कि टीम बजिए बार बार मोटो मोटो ऑक्सीजन लिखना पड़े, और ये तो कौन लिखे, तो छोटो कारण हारू ही तो आप के ठायो संकेत, और संकेत में ही डॉल्टन के बना दीना चित्र बना दीना। अब चित्र बनाने में बड़ा टाइम खोटी हो रहा, और हैंगो गई चित्र भी हकराती पड़े थे ना, कई बनानो तो कई हो गए इो बना परो इो बनाना हो, और बिन थोड़ो इो कर परो इो कर दीनो, इो करते ही तो गड़बड़ हो गयो, यू टर्न लेना है कि नहीं लेना, अठाई कौन पड़ेगा, गड़बड़ हो गयो ना। तो भाई आगे एक और साइंटिस्ट जागा जिसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कहा कि हमारे पास एक तरीका है, ठीक है, इसलिए बर्जीलियस है, इसको कहा जाता है आधुनिक प्रतीक प्रणाली का जन्मदाता, आधुनिक प्रतीक प्रणाली का जन्मदाता, आधुनिक का जन्मदाता है, ठीक है, प्रणाली का जन्म। सबसे पहले तो प्रतीक प्रणाली है उसका प्रयोग किसने किया था, तो उसका प्रयोग तो किया था डॉल्टन ने, संकेत दिए थे, चित्र बनाए थे, लेकिन आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता किसको कहा जाता है, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने क्या करना है, ऑक्सीजन लिखना है, तो ऑक्सीजन की स्पेलिंग देखें, और स्पेलिंग देख के और इसका जो पहला जो अक्षर है उस अक्षर को उठा के लिख दें। जैसे ऑक्सीजन लिखना है तो ऑक्सीजन का पहला अक्षर है वो उठा के लिख देते हैं, ऑक्सीजन है तो इसका पहला अक्षर क्या लिख दिया, ओ, ओ लिखने से काम चल गया अपना, ओ लिखने से क्या हो गया, काम चल गया। तो कि कार्बन को लिखना है तो कार्बन को लिखते ही कार्बन को कैसा लिख दे, सी से लिख दे, तो सी से लिख दिया। लेकिन गड़बड़ क्या आया, जब कैल्शियम को लिखने की बारी आई, किसको लिखना था, कैल्शियम, तो क्या कैल्शियम की स्पेलिंग भी तो सी यू स्टार्ट हुआ है, तो क्या सी लिख दो, तो क्या सी तो साहब किंग लिखो है, कार्बन लिखो है। तो क्या ऐसा करते हैं हम, अगर किसी का नाम समान हो रहा है तब हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व के यौगिक का तत्व के किसी भी तत्व है उस तत्व के प्रतीक को लिखना है तो हम उसके नाम के प्रथम अक्षर को ले लेते हैं, और प्रथम अक्षर नहीं है तो प्रथम शुरुआत के दो अक्षर है वो ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि शुरुआत के 2 अक्षर लो, बीच में से कोई अक्षर उठा ले सकते हो, लेकिन यहाँ कंडीशन ये रखी कि अगर आप प्रथम अक्षर लिख रहे हो तो वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, बड़ी वर्णमाला में, कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। और अगर दूसरा लिखना है, जैसे आपको कैल्शियम का लिखना है तो कैल्शियम का पहला तो सी बड़ा लिख दिया और छोटा दूसरा है वो ए क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम। अगर आपके ऐसा लिख दिया कि देखो सी लिख दिया है और इसके नीचे ओ लिख दिया है, छोटा सा ओ लिख दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये क्या है, कोबाल्ट, अब ये क्या हो गया, कोबाल्ट। लेकिन अपना थोड़ा लिखते लिखते गड़बड़ के कर दिया करे कि सी लिख पर बोटो ओ लिख दे, अब ये गड़बड़ है, अब ये कोबाल्ट नहीं है, क्योंकि इस सी का, बड़े सी का मतलब क्या होगा, कार्बन, और इस बड़ी ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। तो अब इसको क्या कहा जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या हो गया है, ये हो गया प्रतीक। तो हमने CO लिख दिया, CO किसके लिए लिख दिया, कोबाल्ट के लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या लिख दिया O, कार्बन के लिए क्या लिख दिया C, कैल्शियम के लिए क्या लिख दिया Ca, और इनको क्या कहा जाएगा, प्रतीक कहा जाएगा। अब नॉर्मली तो हम प्रतीक लिखने के लिए उनके शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन N से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए N लिख दिया, हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिख दिया, H से। लेकिन गड़बड़ के तायरो, आयरन गैस, सोना गैस, चांदी गैस। अब चांदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सिल्वर, सिल्वर है तो या तो S लिखो या क्या लिखो, SI, लेकिन S तो होया करे सल्फर के लिए और SI किंग होया करे सिलिकॉन के लिए। सोना है, सोना के लिए क्या लिखो, गोल्ड लिखो, G लिखो, लेकिन साहब उन्होंने ये तो नहीं लिखा, उन्होंने इसको अलग से लिखा है, तो वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखा है तत्वों का प्रतीक, हेडिंग है अपने तत्वों के प्रतीक। Symbols of elements। Symbols of elements। तो तत्वों के प्रतीक प्रणाली का प्रारंभ है वो किसने किया था, जॉन डॉल्टन ने। और तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो वो है बर्जीलियस।
और वैसे तत्वों के नाम और तत्वों के प्रतीक को अप्रूव करने का काम है वो साइंस में एक संगठन बना हुआ है जिसका नाम है IUPAC। ठीक है, ये नामकरण का काम करती है और तत्व है उनके प्रतीक को भी देती है। तत्वों का नाम करना है, यौगिक का नामकरण करना है तो वो कौन करेगी? IUPAC। तो तत्वों के इसमें लिखिए प्रतीक में, तत्वों के लिए प्रतीकों या संकेतों का सर्वप्रथम प्रयोग, तत्वों के लिए प्रतीकों या संकेतों का सर्वप्रथम प्रयोग तत्वों के लिए प्रतीकों या संकेतों का सर्वप्रथम प्रयोग डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने किया था। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता, आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता बर्जीलियस को माना जाता है। बर्जीलियस को माना जाता है। बर्जीलियस यहां लिखा हुआ है, बर्जीलियस को माना जाता है। अगला लिखिए, तत्वों के प्रतीक लिखते समय, तत्वों के प्रतीक लिखते समय तत्वों के नाम के तत्वों के प्रतीक लिखते समय तत्वों के नाम का लिख दो, तत्वों के नाम का प्रथम एक अक्षर या दो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम एक अक्षर या दो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रथम अक्षर को सदैव अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला या कैपिटल लेटर, अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला या कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तथा दूसरे अक्षर को सदैव अंग्रेजी की छोटी वर्णमाला या स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अंग्रेजी की छोटी वर्णमाला या स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अगला लिखिए, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं।
कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए। अपने भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत है। उसी तरह भाषाओं का कुछ ग्रुप है, जैसे एक है भारोपीय भाषा संघ या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप है, जिसमें भारतीय भाषाएं आती है और यूरोपीय भाषाएं आती हैं। तो यूरोपीय भाषा में एक लैटिन भाषा आती है, और लैटिन भाषा से क्या बनी है? अंग्रेजी वगैरह ये बनी है, पुर्तगाली है शायद तक, अंग्रेजी है, 2-3 और है, वो लैटिन भाषा से बनी है। तो जो इनके नाम थे वो लैटिन भाषा में कुछ नाम अलग थे। जैसे हमने लिखा था कि लैटिन भाषा में एक शक्ति है, शक्ति को किससे लिखा जाता है? पोटेंस से लिखा जाता है। वैसे वो जर्मन में था, वो जर्मन में था कि लैटिन जर्मन में उसको क्या कहा जाता है? पोटेंस, और अपने उसको क्या कहा जाता है? शक्ति। इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। ऐसे ही कुछ जो तत्व है उनके नाम है वो उनके कहाँ से लिखे गए? तत्वों के प्रतीक है उनके लैटिन नामों से लिखे गए हैं। तो अब तत्वों के प्रतीक में आप लिख दोगे, कुछ तत्वों के प्रतीक लिखेंगे तो तत्व लिख देंगे और तत्वों का क्या लिख देंगे? प्रतीक। इसमें जो इस अलग अलग प्रतीक है उनका तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो 2 लाइन बना देते हैं। तत्व प्रतीक। पहला नाम आ जाता है सोडियम। तो सोडियम के लिए प्रतीक हम क्या लिखते हैं? एन बड़ा और ए छोटा, Na। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। तो नेट्रियम से हमने क्या ले लिया? Na को ले लिया। फिर है पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए लिखा जाता है के, क्योंकि लैटिन नाम इसका क्या है? कैलियम। लैटिन नाम कैलियम था तो इसलिए हमने क्या ले लिया? इसका के लिख लिया, पोटेशियम। दूसरा आ जाता है मरकरी। तीसरा मरकरी, या फिर इसको क्या कहा जाता है? पारा कहा जाता है। इसको लिखा जाता है Hg से, और लैटिन नाम था इसका हाइड्रेजीरियम। क्या नाम था? हाइड्रेजीरियम, उससे लिख दिया इसको Hg। फिर आ जाता है लेड, या फिर इसको क्या कहा जाता है? सीसा कहा जाता है, लेड या सीसा। और इसको लिखा जाता है किससे? Pb से। Pb से क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है प्लम्बम। क्या लिखा होता है? प्लम्बम, इसलिए Pb लिख दिया जाता है। तत्व और प्रतीक। टंगस्टन। टंगस्टन के लिए लिखा जाता है W, क्योंकि इसका नाम होता है वॉल्फ्रेम। क्या नाम होता है? वॉल्फ्रेम नाम होता है लैटिन, इसलिए वहां से क्या ले लिया? W ले लिया। कॉपर। कॉपर का क्या होता है? Cu। क्या होता है? Cu। क्यूप्रम इसको कहते हैं, लैटिन नाम क्यूप्रम है। सोना। सोने का क्या होता है? Au। औरम कहते हैं इसको। और चांदी होती है अर्जेंट। तो चांदी के लिए क्या लिखा जाता है? Ag। ठीक है, ये Au है, ये क्या है? U। और चांदी के लिए क्या लिखा जाता है? Ag लिखा जाता है। ऐसे ही लोहा, आयरन, तो लोहे के लिए क्या लिखा जाता है? Fe लिखा जाता है। कुछ और लिखेंगे हम, पहले ये लिख दीजिए। ये लिख दिए ना? टेन के लिए क्या हो जाएगा? Sn।
एंटीमनी, एंटीमनी के लिए क्या हो जाएगा, Sb। फिर आ गया है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए तो हमने कई बार लिख दिया था इसका Mg। कैल्शियम, और कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा, Ca। नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा N। ऑक्सीजन के लिए O। कार्बन के लिए क्या होता है, C होता है। हाइड्रोजन के लिए H। एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, Al। जिंक के लिए क्या होता है, तो जिंक के लिए होता है Zn। जिंक के लिए Zn होता है। इतने बहुत है, मेन तो ये है जो अगर पूछे इससे प्रश्न बनता है ना, तो प्रश्न इसी से बढ़ेगा जो अलग वाले हैं, जैसे मरकरी का क्या होगा, लेड का क्या होगा, सोडियम का क्या होगा, पोटेशियम, ये जो अलग अलग शुरुआत में लिखे हैं ना, इनसे प्रश्न बनेगा अगर इनका प्रश्न बना तो। और लिखने को तो अभी तत्व कितने हैं हमारे, तो तत्व टोटल, अच्छा ये नोट डाल के हम नीचे लिख देंगे, तत्व टोटल अभी 118 है, और 118 तत्व है, तो यानी कि 118 प्रतीक है टोटल। तो इनमें से हमारे जो ज्यादा काम आते हैं वो हम लिख रहे हैं, और बाकी बीच बीच में और आते रहेंगे तो उनको हम और लिखते रहेंगे। अगर ये लिख दिया है तो नोट डाल के लिखिए। लिख दिया है ना, तो अगला नोट लिखिए, प्रकृति में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। प्रकृति में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 98 तत्व प्राकृतिक तथा शेष मानव संश्लेषित है। अंठानवे तत्व प्राकृतिक एवं शेष मानव निर्मित है, मानव संश्लेषित है, यानी कि वो प्रकृति में नहीं पाए जाते, लेकिन मानव ने उनका संश्लेषण किया है और वो तत्व होते हैं। अब आ जाता है तत्वों का वर्गीकरण। ये तो तत्वों का इंट्रोडक्शन हो गया है, अब है तत्वों का वर्गीकरण कि तत्व है उसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो तत्व है उसको मेनली हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में, और 3 भाग कौन से हैं, तो पहला भाग आ जाता है धातु, धातु जिसको क्या कहा जाएगा, मेटल कहा जाएगा। दूसरा हो जाता है अधातु, अधातु जिसको क्या कहा जाएगा, नॉन मेटल कहा जाएगा, जिनकी संख्या है टोटल 22। और तीसरे होते हैं उनको कहा जाता है उप धातु, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मेटेलॉइड्स, और इनकी संख्या है 7। तो 22 और 7 ये जोड़ के बाकी जो बचे हैं वो सारी के सारी क्या है, धातुएं हैं। तो धातु, अधातु और उपधातु, इन तीनों भागों में बांटा जाता है। किसको बांटा जाता है, तत्वों का। अगर हम धातु की बात करें, सबसे पहले क्या है धातु, तो धातु किसे कहते हैं, तो अपने सोनो चांदी और के कॉपर एल्यूमिनियम एके है, क्या धातु है, लेकिन आपन के ठापड़े का धातु है,
कहीं बतायो कि मार साहब बतायो धातु है तो धातु हो जा करे और की है, या फिर और भी कई है, सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी धातु ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये धातु है? तो इसके लिए हम कुछ गुण देखते हैं। पहला है कि धातु की नॉर्मल अगर सामान्य परिभाषा लेते हैं तो हम लेते हैं कि धातु वे पदार्थ होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धक्के देकर बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन है उनको त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है धातु। त्यागने की प्रवृत्ति कैसे? जैसे हमने देखा था कि सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम क्या करता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, क्योंकि रूल है कि जहां 8 वहां क्या होता है? 8 होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वो है 2, 8 और 1। 8 और 2 10 और 1 कितना होता है? 11। इसको बाहर निकाल देता है। जब इसको बाहर निकाल देता है तो ये क्या बना देता है? Na+। Na+ बनाते ही अब इसके अंदर क्या बचेंगे? 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और 8 होने पर ये क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। 8 होने पर क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा? 1। और 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागते ही ये कौन सा आयन बन गया है? तो ये बन गया है, अब इसको तत्व नहीं कह के क्या कहा जाता है? धनायन। तो धातु होते हैं उनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। कौन से आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है? धनायन। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के कितना है परमाणु क्रमांक? 12 है। तो इंग होया करे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होया करे 2, 8 और 2। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो के बना दिया करे? Mg2+। के बना दिया करे? Mg2+। और Mg2+ है तो अब इंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हो जी 2 और 8 हो जी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? त्याग दिए। तो तत्व, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग के और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धातु या मेटल कहा जाता है। लगभग सभी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्यागती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती नहीं है, नहीं ग्रहण करती है, वो निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, उनको उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। जैसे प्लेटिनम है या सोना है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी नहीं तो किसी से कोई लेना देना होगा नहीं, और होगा नहीं तो वो अभिक्रिया नहीं करती है, प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है। जैसे सोना है, प्लेटिनम है, ये प्रकृति में शुद्ध रूप में थी, खुदाई कर रहा है और होने को टुकड़ों मिल गया है तो भी इन्हें शुद्ध करने की जरूरत कौन? सीधे किन कर जाओ, होनार करने गणो बना हुआ है, वो सीधा ही जा सकते हैं। अब ये तो हमने परिभाषा लिख दी, लेकिन नॉर्मली धातुओं को पहचान करने के लिए धातुओं के कुछ गुण होते हैं। धातुओं की पहचान करने के लिए धातुओं के क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। उन गुणों के आधार पर ही हम धातुओं को पहचान करते हैं, जिसमें पहला गुण आ जाता है कि सामान्यतः धातु कैसे होते हैं? ठोस। सामान्यतः धातु कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में। भाई पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, वैसे तो 5 अवस्थाएं हैं। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये कितनी अवस्था है पदार्थ की? 5, जिसमें से 3 अवस्था तो एनी टाइम पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। पानी किस अवस्था में? पानी है वो अगर अपने पीने वालों है तो की है द्रव अवस्था में। फ्रीज में रख दें तो ठोस बन जी, बर्फ बन जी, ठोस ही जी। और अगर गर्म कर दें तो गैस बन जी, तो गैस अवस्था में भाप बन जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे ही सामान्यतः धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ एक अपवाद ध्यान रखना है, वो अपवाद कौन सा है? मरकरी। ठीक है, मरकरी या पारा। और इंगो प्रतीक होया करे Hg, सिंबल होया करे Hg। तो ये एकमात्र ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, कमरे के तापमान पर। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो वो है आपके मरकरी। ठीक है, बाकी हैंगी धातु है वह लगभग कड़ी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। फिर अगला आ जाता है कि जो धातुएं ठोस है वो किस अवस्था में होती है? कठोर होती। जो ठोस है वो कैसी होती है? कठोर होती है, हार्ड होती है। ठोस है, ठोस का मतलब क्या होगा? सॉलिड। और हार्ड होती है, कठोर होती है। मारवाड़ी में को करड़ी होया करे। ठीक है, लोहा देख ले, लोहा कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक, अगर शुद्ध सोने की बात, शुद्ध सोना ज्यादा कठोर नहीं होता। इसके लिए क्या किया जाता है? सोने के साथ क्या मिला दिया जाता है? थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है, ताकि सोने में कठोरता आ जाए। और बिना आपको क्या करो? अशुद्धि
असुधी कहीं को पासो गणो ले जाए करे जन हुनार कह के काट्या करे काटो काट्या करे तो वो काटो के होया करे वो कॉपर ही बड़ाउड़ो होया करे वो ही काट्या करे हुनार 2 बार फायदो ले लिया करे यानी कि शुद्ध 24 कैरेट का वो गहना नहीं बढ़ा के और वो कुछ क्या कर देता है उसमें अशुद्धि मिला देता है जो कॉपर की होती है जो सोने को कठोरता प्रदान करती है। वैसे सोना कठोर होता है इतना भी सॉफ्ट नहीं होता लेकिन सबसे कठोर है वो प्लेटिनम होता है। यहाँ एक गड़बड़ आ जाता है कि नाक बड़ी मुलायम होया करे नाक है बाकी होया करे मुलायम होया करे चाकू आसानी से काटी जा सकती है नाक अभी ने चाकू बांट सको सुरपणखा की नाक है बा किण लक्ष्मण बाड़ी तो ही कि नाक ने चाकू बांट सको और बाकी क्या करेंगे फलों ने मेरी नाक ही कटा दी नहीं गए तो बात तो एक नाक कटवाना हिंदी में क्या है मुहावरा है या लोकोक्ति भाई वो तय कर लेना मुहावरा है या लोकोक्ति है। तो नाक है इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब नाक के है तो ना मतलब है सोडियम और के मतलब ये है पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम है वे बहुत ही ज्यादा के होया करे मुलायम होया करे जिन्हें आप चाकू काट सको। ठीक है सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक मुलायम धातुएं हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। बाकी धातुएं सामान्यतः कैसी होती है कठोर होती है। अगर धातुओं को आप हार्ड सरफेस से टकराओगे कठोर सतह से टकराओगे तो वो ध्वनि पैदा करेगी। तो धातुएं कैसी होती है ध्वनिक होती है। ठीक है ध्वनिक होती है इंग्लिश में इन्हें क्या करे सोनोरस यानी कि धातु है वो कैसी होती है ध्वनि उत्पन्न करती है। थाली बजाया करे 100 रुपए का थाली बजाया करे तो थाली कहेंगे धातु की बनोड़िया करे और बा एकदम साउंड जनरेट किया करे। या स्कूल की घंटी देख लो तो घंटी भी कहेंगे बनोड़िया करे धातु की। तो धातुएं है वो कैसी होती है ध्वनिक होती है। अगला आ जाता है कि अगर आप धातुओं को हथौड़े से पीटोगे तो पीटने से एक बाटन है हथौड़े ने पीटना स्टार्ट कर दो तो बाटो के बन जी बुरा दो बन जी पहला काकरों में बदल जी काकरे और कूट हो तो वो आटे जड़ हो जी। लेकिन धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता। धातु को अगर पीटते जाओगे तो वो फैलती जाएगी और फैल के किस में बदल जाएगी चादरों में बदल जाएगी पतली चादरों में। और धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में बदलना ही क्या कहलाता है ये जो धातु का गुण होता है इसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। तो धातुओं में क्या पाई जाती है आघात वर्धनीयता पाई जाती है यानी कि इनको हथौड़े से पीट पीट के हम पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला आ जाता है धातुओं का गुण कि अगर आप धातुओं को खींचेंगे रबड़ है भी ने खींचो या लकड़ी ने खींचो तो बात ज्यादा खींचे कौन टूट जी। लेकिन धातुओं के मामले है कि अगर धातुओं को खींचोगे तो वो खींचते खींचते किस में बदल जाएगी पतली तारों में बदल जाएगी और यह गुण है वो क्या कहलाता है तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है तन्यता कहलाता है। इंग्लिश में इन्हें क्या करे डक्टिलिटी क्या करे डक्टिलिटी। तो धातु है बेकड़ा होया करे डक्टाइल होया करे यानी कि तन्य होया करे उनको खींचकर पतली तारों में बदला जा सकता है। कहा जाता है कि अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है कितना सोना है 1 ग्राम सोना है तो उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बढ़ा सकते हो आप। इतना अधिक ये तन्य होता है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार है वो क्या कर सकते हो बना सकते हो। हालांकि तार पतली बहुत होगी वो तो अलग बात है लेकिन बढ़ाई जा सकती है। इतना सोना है वो क्या होता है तन्य। आघात वर्धनीयता में भी कौन सा आ जाता है तो आघात वर्धनीय में आ जाता है सोना व चांदी। सोना और चांदी है वो अत्यधिक क्या होती है आघात वर्धनीय होती है। तन्यता के बाद आ जाता है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। हम गलनांक की होया करें तो गलनांक की होया करें वो देखो गलनांक मतलब आपके पास बर्फ है तो बर्फ किस अवस्था में ठोस अवस्था में। अगर इसको पानी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा कहीं को बाहर रख दो फ्रीज में बाहर रख दो थोड़ी देर पड़ी पड़ी कि बदल जी पानी में बदल जी। तो बर्फ है उसको पानी में बदलना है और पानी में बदलने के लिए इसको क्या चाहिए तापमान चाहिए। अगर फ्रीजर में रखा हुआ है तो तापमान कम होता है इसलिए बर्फ में ही रहती है लेकिन फ्रीजर से बाहर निकालते ही किस में बदल जाती है पानी में। अगर थोने इं बर्फ की जगह लोह पड़ो है और इन लोहे नहीं थोने बदलना है कि लोह की अवस्था में है ठोस में है और इसको बदलना है आपको द्रव में द्रव लोहे में बदलना है तो क्या करो पहला फ्रीज में बाहर रख दो इन्हें तो बन जी के तो इसको क्या करना पड़ेगा गर्म करना पड़ेगा। अच्छा एक प्लास्टिक है भी ने अगर ठोस द्रव में बदलना है तो और लोहे ने बदलना है किन हलो गर्म करना पड़े लोहे ने गर्म करना पड़े।
प्लास्टिक ने कम गर्म करना पड़ी। तो हर वस्तुओं के लिए अलग अलग तापमान की जरूरत होती है, और वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से किसमें बदल जाता हो, द्रव में बदल जाता हो, उस तापमान को क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। तो बताओ धातुओं के लिए गलनांक है वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? भाई लोहा देख लो, लोहे को अगर पिघलाना है तो आपको बहुत ही ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी कि इसका गलनांक बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन एक दो धातु हैं, गलूड़ी सी धातु है। कैसी धातु है? गली सी धातु है। पहला गलूड़ी है बेचारी, क्या करे ना, आदमी कड़ो है, एक तो गलूड़ो आदमी है, तो गली सी धातु है। कैसी धातु है? गली सी धातु है। गली सी कौन सी? तो एक है गली से हो जाएगा गैलियम, और सी से हो जाएगा सीजियम। तो पहला गलूड़ी है, यानी कि होती तो ये ठोस अवस्था में है, लेकिन इनका गलनांक और क्वथनांक इतना कम होता है कि आप इनको हथेली पे रख दो तो ये किस में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। होती तो ठोस अवस्था में, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में, लेकिन अगर हथेली पे रख दो तो द्रव में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और उस तापमान को ये ग्रहण कर लेगी, और ग्रहण करते ही तुरंत गल जाएगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये कैसी होती है, गली सी धातुएं होती है। कैसी होती है? गली सी, गैलियम और सीजियम। तो नॉर्मली गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसको छोड़कर? गैलियम और सीजियम। ये जो अपवाद है ये हमें थोड़े स्पेशल ध्यान रखने हैं। तो गैलियम और सीजियम को छोड़कर जिनका गलनांक इतना कम होता है, इनको हथेली पे रखते ही किसमें बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। तो अब धातुओं का वर्गीकरण में लिखिए, सॉरी तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण इसमें लिखिए तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। धातु, अधातु एवं उपधातु। तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु, अधातु एवं उपधातु। इसमें पहला लिखिए धातु, धातु या मेटल। धातु या मेटल, इसमें लिखिए वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, कोष्टक में लिख दो कैटायन, यहां लिखा हुआ है धनायन, कोष्टक में लिख दो कैटायन। धनायन बनाने की होती है, धातु कहलाते हैं। वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की होती है, धातु कहलाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, सामान्यतः धातु ठोस होते हैं। सामान्यतः धातु ठोस होते हैं, लेकिन पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है
जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, मरकरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मरकरी या पारे का प्रयोग थर्मामीटर बनाने के लिए। थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर में मरकरी या पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखिए, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन सोडियम व पोटेशियम मतलब नाक, ना मतलब सोडियम Na और का मतलब के मतलब पोटेशियम। तो सोडियम व पोटेशियम मुलायम होने के कारण चाकू से काटी जा सकती है। मुलायम होने के कारण चाकू से काटी जा सकती है। चाकू से काटी जा सकती है। अच्छा, एक चीज है कि धातुओं में चमक पाई जाती है, जिसको हम धात्विक चमक कहते हैं। धातु चमकीली होती है, चमकती है, तो उसको धात्विक चमक कहते हैं। तो अगला लिखिए, धातु ध्वनिक होते हैं। धातु ध्वनिक मतलब ध्वनि पैदा करने वाले, सोनोरस इंग्लिश में। धातु ध्वनिक होते हैं तथा उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। धातु ध्वनिक होते हैं तथा उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। अगला लिखिए, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। सोना व चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय है। सोना व चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय है। सोना व चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय है। अगला लिखिए, धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह गुण तन्यता कहलाता है। डक्टिलिटी। यह गुण तन्यता कहलाता है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है।
1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अगला लिखिए, धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन गैलियम व सीजियम के गलनांक निम्न होने के कारण इनका गलनांक लगभग 303 केल्विन के करीब होता है। तो निम्न होने के कारण हथेली पर रखने से, गलनांक निम्न होने के कारण हथेली पर रखने से ये द्रव अवस्था में बदल जाती है। हथेली पर रखने से ये द्रव अवस्था में बदल जाती है। द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो गली सी धातु है। कौन सी धातु है? गली सी मतलब गैलियम और सी मतलब सीजियम। इसी में लिख दीजिए, सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो पहले अपने बल्ब आते थे, आजकल तो बल्ब की जगह हमने किसका प्रयोग शुरू कर दिया है? एलईडी का, लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पहले जो बल्ब आते थे, 100 वाट के बल्ब, बिजली के बहुत बिल के लिए जिम्मेदार होते थे, वो उनका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता था? टंगस्टन का। तो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इनका गलनांक है वो क्या होता है? उच्च होता है। अच्छा, ये अगला जो अपना गुण है वो है विद्युत की चालकता। विद्युत व ऊष्मा। विद्युत व ऊष्मा की चालकता। तो कई बार आपने सब्जी वगैरह बनाते टाइम चम्मच है, उस चम्मच को कढ़ाई के अंदर ही छोड़ दिया है और थोड़ी देर उन्होंने फिर पाछा आप वो चम्मच ही ला रहा हूँ, पकड़ो, उनका हाथ बढ़ जाया करे। या फिर कोई भी धातु की लंबी सी छड़ है और उसको आगे से गर्म कर रहे हो, तो वो पीछे से भी अपने आप क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और इसका मतलब है कि वो धातुएं हैं वो ऊष्मा का क्या कर रही है? चालन। ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है। और एक वायर है, लंबो लोहे को तार है, और लोह को तार आगे कितनी टच उड़ो है करंट के, और थे दूसरे पाए टच कर दी ना तो बाल एंटीना की तरह खड़ा हो जी, यानी कि झटको लागे करंट को। क्यों लागे? क्योंकि ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। तो धातुएं होती है वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक चालक धातु है चांदी। चांदी विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु है। चांदी के बाद किसका नंबर आ जाता है? कॉपर का। अपने जगह वायर किंग अपन उड़ाया करे कॉपर का। कॉपर मतलब तंबू, कॉपर नहीं कहा करे, तंबू ही कहा करे, ठीक है। तो वायर किंग अपन उड़ाया करे तांबे का, कॉपर का अपन उड़ाया करे। और देखो कॉपर में ज्यादा चालक कौन है? चांदी है। तो क्यों ना वायर चांदी का बना दो, तो महंगी घनी है, और इत बना देना तो हैंगी अडी के क्या, मैं खाली हुआ है तो ला रहा हूँ उठा पर हैंग लेन जाओ है। तो चांदी और कॉपर है, ये क्या है? विद्युत की चालक धातु है। लेकिन मरकरी और सीसा ये क्या होती है? तो ये कुचालक होती है। इनमें करंट
नहीं आता, ये क्या होती है? कुचालक। तो लिखिए इसमें, सामान्यतः धातुएं, अगला पॉइंट है, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सर्वाधिक चालक धातु चांदी, सर्वाधिक चालक धातु चांदी तथा मरकरी व सीसा कुचालक धातुएं हैं। मरकरी व सीसा कुचालक धातुएं, सर्वाधिक चालक धातु चांदी तथा मरकरी व सीसा, मरकरी व सीसा कुचालक धातु है। कुचालक धातु। आप एक सीसा पेन कहा करो, सीसा पेन किने कहता? सीसा पेन, सीसा पेन किने कहा करो? पेंसिल ने कहा करो। हालांकि पेंसिल में सीसा नहीं होया करे, पेंसिल में क्या होया करे? ग्रेफाइट होया करे, लेकिन ग्रेफाइट ने कालो शीशो भी कहा करे, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सीसा पेन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने धातुओं के बारे में। दूसरा आ जाता है, वो कौन सी है? अधातुएं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अधातुएं कहा जाता है, नॉन मेटल्स। जैसे धातु ठोस होते हैं तो अधातु है वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः अधातु है वो किस में पाए जाते हैं? तो सामान्यतः अधातु है ठोस, वह किस में पाए जाते हैं? गैस में पाए जाते हैं। ठोस व गैस में पाए जाते हैं। ठोस में कितना होया करे? अधातु 10 और गैस में कितना होया करे? 11। लेकिन एक अधातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, वो कौन सा है? तो वो है ब्रोमीन। वो कौन सा अधातु है? ब्रोमीन है, जो कि किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। नॉर्मली धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते। ठोस अधातु है वो कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते। लेकिन इसका भी अपवाद है कि सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा प्रकृति में अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर है, और हीरा क्या है? अधातु। तो ये तो अपवाद है, लेकिन बाकी अधातु है वो कैसी होती है? कठोर नहीं होती। फिर अधातु है, धातु विद्युत की सुचालक होती है और ऊष्मा की सुचालक होती है। अधातु विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर। मी सीसा पेन है तो ये सीसा पेन में जो ग्रेफाइट होया करे और विद्युत को क्या होया करे? सुचालक होया करे। यानी कि अगर कदी कदी आप पेन नहीं होया करे, पेन नहीं होया, सीसा पेंसिल घुसा दिया करो ना, तो वो सीसा पेंसिल में जो बीच लो, पेंसिल है ना, पेंसिल में बीच लो जो कालो पदार्थ है वो होया करे ग्रेफाइट, और उसमें करंट आता है क्योंकि वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, धातुओं को खींचकर वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अधातुओं के मामले में ये नहीं है। धातु ध्वनिक होते हैं, अधातु ध्वनिक नहीं होते। धातुओं में चमकीली होती है, धातुएं चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन एक में पाई जाती है, आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी उसमें थोड़ी बहुत क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। तो जो धातुओं के गुण होते हैं उसके ऑपोजिट गुण किसमें पाए जाते हैं? अधातुओं में पाए जाते हैं। कुछ इसके अपवाद है वो हमें ध्यान रखने, जैसे ब्रोमीन वाला ध्यान रखना है। टोटल अधातुएं कितनी है? तो अभी तक टोटल अपने को पता है 22 अधातुओं के बारे में, जिसमें से 10 किसमें है? ठोस में, 11 किसमें है? गैस में, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक है जो कि कौन सी है? ब्रोमीन। नॉर्मली अधातुओं की परिभाषा लिखनी है तो धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं, तो ये जो अधातु है वो क्या करते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करके क्या बनाएंगे? ग्रहण करके और ऋणायन बनाएंगे। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ग्रहण करके किसके क्या बनाने की प्रवृत्ति होती है? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऋणायन को इंग्लिश में एनायन कहते हैं। तो एनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन है 17, लिखियो आप। क्लोरीन है वो क्या होता है? 17 होता है। तो इसका विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और
7 8 पूरा करना के करना पड़ी, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ी और 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही और के बन जी क्लोरीन माइनस और माइनस बनते ही हो जी 2 8 और के हो जी 8 हो जी। तो क्लोरीन है वो माइनस बन गया है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ये कैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, ऋणायन बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। तो अधातु में लिख दीजिए, अधातु में ज्यादा वर्णन नहीं है, इतना ही है। अधातु कर ही लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। लिख दीजिए अधातु में वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की होती है, ऋणायन बढ़ाने की होती है, अधातु कहलाते हैं। ऋणायन बनाने की होती है, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु सामान्यतः, अगला पॉइंट है, अधातु सामान्यतः ठोस व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु सामान्यतः ठोस व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन एकमात्र अधातु, ब्रोमीन एकमात्र अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला लिखिए, अधातुओं में आघात वर्धनीयता, तन्यता व ध्वनिकता नहीं पाई जाती है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता, तन्यता व ध्वनिकता नहीं पाई जाती हैं। तन्यता, आघात वर्धनीयता व ध्वनिकता नहीं पाई जाती है। अगला लिखिए, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन चमकीली होती है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन चमकीली होती है। आयोडीन चमकीली होती है। अगला लिखिए, अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की, अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है।
लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। लास्ट लिख दीजिए, अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक, अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, लेकिन हीरे व ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। हीरे व ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, लेकिन हीरे व ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ। अच्छा, इसमें उदाहरण भी लिख दीजिए कुछ अधातुओं के, जैसे ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, कार्बन अधातु है, फ्लोरीन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है। तो ये कुछ अधातुओं के क्या हो गए हैं? उदाहरण। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कल हम यौगिक और जो बचा हुआ उपधातु है मेटलॉइड है उसको, और यौगिक को कल कंटिन्यू करेंगे।